भारतीय खेल प्रशंसकों को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिर्फ एक ही पदक की उम्मीद थी, ईमानदारी से कहा जाए, वो थे नीरज चोपड़ा। और वो भी चूक गए। सचिन यादव भारत के जेवलिन के भविष्य हैं और इस भविष्य की नींव भी नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन ने रखी है। आज देश में देखिए रोहित यादव भी बहुत अच्छा जेवलिन फेंक रहे थे। जी। तो ये सारे लोग बहुत, इस समय भारत में 3-4 एथलीट ऐसे हैं जो 80 मीटर के ऊपर लगातार फेंक रहे हैं। वर्ल्ड कप का जो थ्रो था 88.17 मीटर मुझे याद आ रहा है, और दूसरे नंबर पर एंडरसन रहे, पीटर एंडरसन। जी। पीटर एंडरसन कैरेबियाई जो द्वीप समूह ग्रेनाडा एक देश है, वहाँ के रहने वाले हैं। आप यही देखिए, ग्रेनाडा एक देश है, शायद यहाँ इस चैंपियनशिप में हमने नाम सुन लिया, वरना आप नाम भी नहीं जानते आप। जी, विश्व स्तर पर कोई चैंपियनशिप हो रही, और ये तो ओलंपिक से भी कड़ी स्पर्धा है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। और इसमें अगर आप 90 मीटर के नीचे फेंक के पदक पा रहे हैं तो थोड़ा सा होता है प्रदर्शन की चमक या पदक की चमक थोड़ी सी कम हो जाती है, और कुछ नहीं। एक नाम जैसे अनिमेश का, बहुत अच्छे अनिमेश कुजूर का नाम आता है। ये एक भारत के भावी एक हमारे एथलीट हैं जो शायद बहुत पोटेंशियल रखते हैं, तो थोड़ा तराशने की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं कि जो अनिमेश का भविष्य है वो कैसा है? मैं अनिमेश के दौड़ में एक संभावना देखता हूँ। अनिमेश की जो एक तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी बोल्ट से मिलते जुलती है, और ये मैं मानता हूँ कि हुसैन बोल्ट उस दौर में दौड़े हैं जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्प्रिंटर एक साथ एक ट्रैक पर दौड़ रहे होते। अमेरिका के एथलीट हुआ करते थे जेसी ओवंस जी, वो इतने महान एथलीट थे कि वो एक साथ 4 गोल्ड मेडल जीतते थे, यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर रिले रेस एंड लॉन्ग जंप। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक जागरण से वरिष्ठ पत्रकार संतोष शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका पत्रकारिता में 1.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और आप राजनीति, संगीत और खेल में विशेष रुचि रखते हैं और साथ ही इनके एक्सपर्ट भी हैं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की और भारत के एथलीट्स के भविष्य की। सर, कल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल था, जिसमें नीरज चोपड़ा जो भारत के गोल्डन बॉय हैं वो चूक गए और वो 8वें स्थान पर रहे, जिससे पूरे भारत के जितने भी स्पोर्ट्स के प्रशंसक थे, फैंस थे, उनमें बड़ी निराशा रही। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, ये बड़ा एक चिंतित करने वाला अध्याय तो रहा। भारतीय खेल प्रशंसकों को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिर्फ एक ही पदक की उम्मीद थी, ईमानदारी से कहा जाए, वो थे नीरज चोपड़ा, और वो भी चूक गए। तो नीरज चोपड़ा पिछले दोनों वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप और पिछले दोनों ओलंपिक में पदक जीत के आए हैं। यहाँ तक कि ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी उन्होंने जीता और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का भी जीता, और आज भी वो दुनिया के सबसे होनहार जेवलिन थ्रोअर्स में से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी सत्र में उन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा फेंका। लेकिन कल मैंने देख ये रहा था कि नीरज चोपड़ा असहज थे ट्रैक पर, उनका रनवे प्रॉपर नहीं था, उनका प्रोजेक्शन प्रॉपर नहीं था, और जो जेवलिन थ्रो होता है ना, इसमें बड़ी एक्सप्लोजिव एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो पहले, दूसरे, तीसरे थ्रो तक अगर आपने उसको डिलीवर कर दिया तो आप अपना सबसे प्रदर्शन कर देते हैं। तो नीरज चोपड़ा को अगर आपने कल देखा होगा तो वो लय में नहीं थे, तो पहले ही लग रहा था कि ये 85 के ही बिलो इनका थ्रो जा रहा है। हाँ, वो 84 के मार्क पर ही रह गए। और इसमें होता ये है कि जब आपके जो मांसपेशियों का जो फाइबर होता है, कंधे की मांसपेशियां, वो थकने लगती हैं 2-3 थ्रो के बाद, और अगर आप फॉर्म में नहीं है, लय में नहीं है, मनोदशा आपकी उस वातावरण के अनुकूल नहीं है, तो आप चूकते हैं। तो नीरज चोपड़ा के चूकने से निराशा तो रही, लेकिन कल के टोक्यो, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का जेवलिन थ्रो का इवेंट है, इसमें कई चौंकाने वाली बातें हुई। जैसे आप देखिए कि जो पिछले ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम है, जिन्होंने ओलंपिक में 92.97 मीटर फेंका था, रिकॉर्ड थ्रो था, और उनकी एक जंप, एक और थ्रो 90 मीटर के ऊपर था, वो कल यानी कि टोक्यो में 82 मीटर नहीं पार कर पाए, यानी कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से 10 मीटर नीचे अरशद नदीम थे। वो शायद 10वें पायदान पर रहे हैं। 10वें पर रहे, वो तो अंतिम 10 के लिए क्वालिफाई, फाइनल में जा ही नहीं पाए। और जो एक और चौंकाने वाली बात, जो जर्मनी के जूलियन वेवर हैं, बहुत अच्छे थ्रोवर, उन्होंने इसी सत्र में 91 मीटर से ज़्यादा फेंका था, वो 5वें-6वें स्थान पर चले गए। तो कुल मिला के जो शुरू के 3 लोग थे जो चैंपियनशिप जिन्होंने जीती, आप देखिए उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में जीता था जी, वॉलकट ने। जी। त्रिनिदाद टोबैगो के रहने वाले हैं, और उन्होंने ऐसी वापसी की, देखिए कल उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। तो कितने लंबे अंतराल के बाद, 13 वर्ष के अंतराल के बाद। तो इसको कहते हैं कि सही समन्वय और संतुलन के साथ अगर एथलेटिक्स में आप
परफॉर्मेंस देते हैं तो किसी किसी दिन आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। अच्छा, इन सभी नामों में एक नाम सचिन यादव, जिनसे उम्मीद लोगों को इतनी नहीं थी। नीरज चोपड़ा से तो दुनिया भर की आशाएं थी, पर उनसे कहीं ना कहीं बस ये था कि हाँ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। उन्होंने नीरज चोपड़ा से अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बहुत अच्छा प्रदर्शन। सचिन यादव भारत के जेवलिन के भविष्य हैं और इस भविष्य की नींव भी नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन ने रखी है। आज देश में देखिए रोहित यादव भी बहुत अच्छा जेवलिन फेंक रहे थे। जी जी जी। तो ये सारे लोग बहुत, इस समय भारत में 3-4 एथलीट ऐसे हैं जो 80 मीटर के ऊपर लगातार फेंक रहे हैं। और सचिन यादव को आप देखिए 6 फीट 5 इंच की हाइट, अरशद नदीम के बराबर की हाइट है। जी जी जी। और पावर भी बहुत अच्छा है, पावर अच्छा, डिल डोल भी है, बहुत डिल डोल बहुत अच्छा। तो ये लोग भविष्य हैं और अभी बहुत सारी और स्पर्धाएं होनी बाकी हैं। उनका 84 मीटर के ऊपर था और एक समय तो ऐसा तक लग रहा था कांस्य पदक पा जाएंगे जी। तो अंतिम मोमेंट पर जाके वालकट का जो थ्रो था 88.17 मीटर मुझे याद आ रहा है, और दूसरे नंबर पर एंडरसन रहे, पीटर एंडरसन। जी जी। पीटर एंडरसन कैरेबियाई जो द्वीप समूह ग्रेनाडा एक देश है, वहाँ के रहने वाले हैं। आप यही देखिए, ग्रेनाडा एक देश है, शायद यहाँ इस चैंपियनशिप में हमने नाम सुन लिया, वरना आप नाम भी नहीं जानते आप जी। ये जो वेस्ट इंडीज के अलग अलग द्वीप समूह हैं छोटे छोटे ना, कैरेबियन, उसी का एक है जी। तो इनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था 93.07 मीटर था पीटरसन का। लेकिन चलिए रजत पदक जीत गए, ठीक है, लेकिन तीनों ही विजेताओं का प्रदर्शन 90 मीटर के आसपास बिल्कुल नहीं था। तो कहने को तो पदक है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक तो है, लेकिन परफॉर्मेंस सभी चैंपियन एथलीटों का अपने उनके उच्चतम प्रदर्शन से बहुत नीचे रहा। मतलब ऐसा जैसे एक होता है ना जीतने का, एक कि 90 मीटर से ऊपर आपने फेंका है, एक रिकॉर्ड आपने लिया। अगर जेवलिन में आप विश्व स्तर पर कोई चैंपियनशिप हो रही, और ये तो ओलंपिक से भी कड़ी स्पर्धा है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, और इसमें अगर आप 90 मीटर के नीचे फेंक के पदक पा रहे हैं तो थोड़ा सा होता है प्रदर्शन की चमक या पदक की चमक थोड़ी सी कम हो जाती है, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि ये ओलंपिक से भी कड़ी स्पर्धा है, कड़ा कंपटीशन है, तो इसका एक बहुत बड़ा विशालकाय एक इतिहास भी रहा है, जिसमें भारत के जो एथलीट्स हैं उनको क्वालिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप कैसे देखते हैं कि जो भारत के एथलीट हैं, अब तो ये क्या स्पर्धा, आगे आने वाली स्पर्धा के लिए आप कैसे देखते हैं कि भारतीय एथलीट्स को तैयार करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इसलिए ओलंपिक से भी कड़ी स्पर्धा मानी जाती है कि बहुत सारे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बने हुए हैं, ओलंपिक के बने हुए नहीं है। जो हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है, वो हुसैन बोल्ट बर्लिन 2009 9.58 सेकंड में जो 100 मीटर दौड़े, बर्लिन की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है वो जी। और 200 मीटर 19.19 वो भी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का है। इसके अलावा आप देखिए लॉन्ग जंप माइक पावेल 1991 आज तक टूटा नहीं है, टोक्यो में ही यहीं पे हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जी, 8.95 मीटर। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बने हुए हैं, और दुनिया भर के एथलीट यहाँ सबसे प्रदर्शन करने के लिए साल भर प्रैक्टिस करते हैं। अब भारत की बात आपने कही, तो भारत ने पहला ही पदक जो जीता वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, जानते हैं कब जीता? वो 2003 के पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता। उससे पहले कोई पदक नहीं था, कोई पदक था ही नहीं। अंजू बाबी जाद लॉन्ग जंपर थी जी, उन्होंने 6 मीटर 70 सेंटीमीटर की एक जंप लगाई और उन्हें कांस्य पदक मिला था। और उसके बाद देखिए वो उन्होंने ओलंपिक, अगला जो एथेंस ओलंपिक था उसमें भी 6.83 मीटर फेंका जंप की, लेकिन उन्हें पदक नहीं मिल पाया। कभी कभी पदक बहुत अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी नहीं मिल पाते हैं। तो उन्होंने क्रांति करी जरूर, लेकिन उसके बाद आप देखिए मुझे लगता है कि 2022 यानी 19 साल बाद करीब करीब नीरज चोपड़ा जीते हैं जेवलिन में। जी जी जी। तो आप देखिए कि कितना बड़ा फासला वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के एथलीटों का है। हाँ, भारत के एथलीट अगर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच जाएं तो हम उनको पदक के बराबर मान के चलते हैं। जैसे कभी श्रीशंकर पिछले 2 बार की स्पर्धाओं में फाइनल तक पहुंचे लॉन्ग जंपर हैं और बहुत ही होनहार लॉन्ग जंपर हैं, लेकिन होता है कि वो बहुत बड़े दबाव के बीच भारतीय खिलाड़ी अपना जो डोमेस्टिक सर्किट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है ना, इसको भी वहाँ नहीं दोहरा पाते। तो सर जैसे आपने कहा कि नहीं दोहरा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है या हमारी कोचिंग की कमी है? क्या रीज़न है ऐसा कि हम घर में तो हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है पर बाहर जाके उस प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाते? देखिए, ये कुल मिला के मनोदशा का खेल है। जैसे नीरज चोपड़ा के सामने भी तो वर्ल्ड चैंपियन थे जी, लेकिन उन्होंने पिछले दोनों वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीता, दोनों ओलंपिक में पदक जीता। तो आप सवाल है कि अपने बगल किसी विदेश के बड़े एथलीट को देखते ही नर्वस हो रहे हैं या आपके अंदर मुकाबले की भावना है बनी हुई? तो नीरज चोपड़ा उतने डील डौल के तो नहीं हैं जी, लेकिन उस एथलीट ने दिखाया कि महान एथलीट कैसे कहा जाता है। लड़के दिखाया और जीत के दिखाया। तो उन्होंने एक धारणा को तोड़ा
और दूसरे जो हमारे देखिए हमारे पास स्प्रिंटर्स तो कभी रहे ही नहीं, लेकिन जंपर अब बहुत अच्छे आ रहे हैं, वर्ल्ड क्लास जंपर्स हैं। लेकिन वही आपने जो कहा ना कि जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच जाते हैं तो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को भी मेंटेन नहीं कर पाते, ऐसा कई बार देखा गया है। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल और आया कि जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाते, पर एक जो हमारे एथलीट हैं जिन्होंने निरंतर अपने प्रदर्शन को दोहराया वो हैं उसेन बोल्ट, जमैका के। हाँ, जमैका के उसेन सनसनी, बोल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और शायद मुझे लगता है कि उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाए, पर क्या आपको लगता है कि कोई तोड़ पाएगा उनका रिकॉर्ड? यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूटना बड़ा मुश्किल है। देखिए 16 वर्ष से तो अब तक टूटा नहीं है जी, और तोड़ने का मैं कैसे मान लूँ, कोई धावक उनके आसपास भी तो नहीं पहुंचा। ऐसा क्या है उनमें ऐसा अलग कि जो बाकी एथलीट से उनको अलग बना देता अब देखिए 6 फीट 5 इंच की हाइट, जी लंबे स्ट्राइड जी, और 50 मीटर के बाद जबरदस्त एक्सेलरेशन, उच्च मनोदशा। जी आप देखिए बोल्ट की जो 9.58, इससे पहले की जो सबसे तेज रेस है वो किसकी है, वो भी बोल्ट की है, अच्छा, लंदन ओलंपिक की। 9.63 सेकंड में उन्होंने 100 मीटर दौड़ा था। 2008 में। उससे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 9.69। जी, तो जो शीर्ष 3 सबसे तेज रेस हैं वो भी तो बोल्ट के नाम पे हैं। और देखिए इधर अभी जैसे इसी को आप जिस चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं जी टोक्यो जी की, जी, इसमें जमैका के ही ऑब्लिक सिवले ने जीता 100 मीटर, हाँ 9.77। तो 9.77 यूँ तो बहुत अच्छी रेस है, टाइमिंग बहुत वंडरफुल है, लेकिन 9.58 से तो बहुत बड़ा फासला है ना। वहाँ तो सेकंड के 1000वें हिस्से में निर्णय होते हैं। और दूसरे जो नोह लाइल्स अमेरिका के बड़े अच्छे एथलीट हैं, 100 मीटर 200 मीटर में बहुत अच्छा दौड़ते हैं वो, 200 मीटर के तो बहुत ही ज़बरदस्त विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो भी कहीं बोल्ट के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, एक जो किशाने थॉमसन है जमैका का, जी, इस लड़के ने अभी इसी साल 9.75 में 100 मीटर दौड़ा है और उनका डिल डॉल भी बोल्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। जी, तो स्प्रिंट रेस को आप कुछ नहीं कह सकते, इतनी सनसनीखेज ये स्पर्धाएं होती हैं कि इसमें पलक झपकते ही नए रिकॉर्ड बन जाते हैं। अच्छा, जो रिकॉर्ड बनते हैं ऐसा ही क्यों है कि वो या तो अमेरिका या जमैका, इन दोनों के ही जो धावक हैं वही कब्जा जमाए बैठे हैं। आप हमेशा देखेंगे शीर्ष के जो 3 होंगे वो इन्हीं देशों में से होंगे। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, अमेरिका का दबदबा तो हमेशा से रहा। आप 1936 का बर्लिन ओलंपिक याद करेंगे, पढ़ेंगे तो एक अमेरिका के एथलीट हुआ करते थे, जेसी ओवंस जी, वो इतने महान एथलीट थे कि वो एक साथ 4 गोल्ड मेडल जीतते थे, यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर रिले रेस एंड लॉन्ग जंप। मतलब चारों इवेंट में 4 इवेंट में भाग लेते थे, वो जीत हिटलर के उनके आते थे। प्रदर्शन को देख के दंग रह गए। जी, वो थे जेसी ओवंस। तो उनकी परंपरा अमेरिका में चलती रही और बाद में आपने देखा होगा कार्ल लुईस का नाम आपने सुना होगा, जिनको एथलीट ऑफ मिलेनियम कहा गया, यानी पिछले 100 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट कार्ल लुईस। उन्होंने 80 के मॉस्को ओलंपिक से लेके 84 के लॉस एंजल्स से लेके 88 सियोल, 92 बार्सिलोना, 96 अटलांटा, लगातार 5 ओलंपिक में मेडल जीते उन्होंने, 9 स्वर्ण पदक अकेले एथलीट के महान एथलीट थे। तो अमेरिका की लिगेसी तो हमेशा रही, लेकिन जो 2004-5 के आसपास जमैका के भी लड़के अच्छे थे, वो दूसरे तीसरे स्थान पर कई बार रहते भी थे, लेकिन अमेरिका का दबदबा था। अब देखिए अमेरिका के ही थे कार्ल लुईस को एक बार टक्कर दिया बेन जॉनसन ने, बाकी लेराय बुरेल थे अमेरिका के ही थे, तो अमेरिका के ही लोग उनके साथ दौड़ते थे ज़्यादातर। 2004-5 के बाद जब बोल्ट नए नए निकल रहे थे, इनके देश से 2007 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं अस्फा पावेल जी, 9.77, फिर 9.76 ले जाते हैं, 100 मीटर की बात कर रहा हूँ, फिर 9.74 ले जाते हैं अस्फा पावेल जमैका के। तो देखिए जमैका का दबदबा कहाँ से बनना शुरू हुआ, ये 2006-7 की बात बता। मतलब जो आपका 21वीं सदी थी वहाँ से जमैका ने अपना टेक ओवर करना शुरू किया। और इसके बाद आप देखिए एक ही ट्रैक पर जी, उसेन बोल्ट, अस्फा पावेल, सब जमैका बता रहा है, योहान ब्लैक, जी, ये तीनों दुनिया के सबसे तेज धावक थे और इन्हीं का दबदबा लगातार बना रहा। और इनके बीच फिर भी अमेरिका के टाइसन गे, जस्टिन गैटलिन, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। और ये मैं मानता हूं कि उसेन बोल्ट उस दौर में दौड़े हैं जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्प्रिंटर एक साथ एक ट्रैक पर दौड़ रहे होते थे। अच्छा, ऐसे समय में जो बाकी देश हैं उनको तो पदक की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि शायद वो देखिए जैसे नामीबिया का पाएंगे। कभी कोई आ गया, कीनिया का कोई आ गया स्प्रिंटर, कभी दक्षिण अफ्रीका के भी कुछ स्प्रिंटर आए हैं। जी जी, कनाडा के डोनोवान बेली थे जी, लिनफोर्ड क्रिस्टी थे अमेरिका के। तो बीच में ये 80-90 के बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए। मॉरिस ग्रीन फिर अमेरिका के आए तो वो हावी हो गए। फिर जमैका के इधर जब आए 2007 के बाद, तो हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी चैंपियनशिप अमेरिका में किसी धावक के हाथ लगी हो। बाद में अभी हाल में आके जी,
क्रिश्चियन कोलमैन एक इनके बड़े अच्छे धावक थे, 2019 में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था, लेकिन इन दोनों वो ट्रैक पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और नोह लाइल्स, ये दो लड़के हैं अमेरिका की जिन्होंने अमेरिका की दबदबे को फिलहाल कहीं ना कहीं बना रखा है। लेकिन आज की तिथि में अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो जमैका की महिला एथलीट, पुरुष एथलीट दोनों का दबदबा एक बार फिर 8-9 साल बाद ट्रैक पर लौट आया है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि जमाइका, अमेरिका, इन सभी के जो एथलीट हैं वो एक ही जीनोलॉजी वाले, यानी एक ही जेनेटिक वाले हैं। जी 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 जी। अश्वेत लोग, जी। जिसको अगर क्लियरली बोला हाँ, जाए, हाँ। तो ऐसा ही क्योंकि उन्हीं का ही डोमिनेंस ज़्यादा है। ये वाकई बड़ा चौंकाने वाला। आप देखिए, अगर आप 1960 रोम ओलंपिक से लेकर अब तक देख लें, उससे पहले भी देख सकते हैं लेकिन उसके बाद लगातार देख लें, तो जो 100 मीटर 200 मीटर रेस है जिसमें एक्सप्लोजिव एनर्जी की ज़रूरत है, तुरंत रिएक्शन टाइम बहुत क्विक होना चाहिए, इसके बाद एक्सेलरेशन बहुत तेज हो, फिनिश लाइन पर आपकी डिलीवरी सही होनी चाहिए। ये सारे लोग देखिए, आज 100 मीटर 10 सेकंड के अंदर दौड़ना आज भी एक चमत्कार है। और अगर विश्व स्तरीय स्पर्धा में आप जा रहे हैं तो इससे कम की टाइमिंग का कोई अर्थ नहीं है। और ये 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में जिम हाइंस पहले एथलीट थे जो 9.95 में दौड़े थे और दुनिया में चमत्कार माना गया कि 10 सेकंड से कम में भी कोई वो भी इसी आनुवांशिकी के थे। अच्छा। और उसके बाद जितने भी धावकों ने पदक जीता है 100 मीटर 200 मीटर, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में बता रहा हूँ, तो एक तो इनका जो शारीरिक ढांचा बहुत मजबूत है, वो दौड़ के लिए आदर्श है, इनकी मांसपेशियां बड़ी शक्तिशाली हैं जी। और मैंने सुना है ऐसा कि इस जेनेटिक्स में लैक्टिक एसिड भी कम बनता है, तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है शरीर को थकाता तेजी से है। हाँ, तो इनकी एनर्जी बड़ी देर तक बनी रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर में एक अमेरिका के माइकल जॉनसन हुआ करते थे, उनके आसपास भी कोई नहीं था। 200 मीटर 400 मीटर वो दौड़ते थे, 100 मीटर 200 मीटर कार्ल लुईस दौड़ते थे। कोई मुकाबला नहीं था इन दोनों महान खिलाड़ियों का। दोनों अमेरिका के थे, एक ही अनुवांशिकी के थे। मतलब एक कह सकते हैं कि एक दबदबा है, बिल्कुल दबदबा था। और ये आदर्श एथलीट होते हैं और उच्चतम शक्ति वाले एथलीट ये हैं, इनका कोई मुकाबला कम से कम स्प्रिंट में नहीं हो सकता। और लॉन्ग जंप में मैंने कभी देखा है कि कुछ दूसरे देशों के, इटली के लोग, फ्रांस के लोग, रूस के लोगों ने बहुत अच्छा करा है, लेकिन कुल मिला के दबदबा 90% अमेरिकी एथलीटों का इन्हीं का है जिनकी। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है जी। आपने बड़े बड़े एथलीट्स का नाम लिया, आपने बर्लिन ओलंपिक्स का जिक्र किया, आपने बाकी ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक्स का जिक्र किया। आपके लिए महानतम एथलीट कौन है जो ट्रैक एंड फील्ड में मानिए कि उससे बढ़कर कोई नहीं कर सकता है? मैं बिना एक सेकंड गंवाए अमेरिका के कार्ल लुईस को इस सदी का महानतम एथलीट मानूंगा। अच्छा, बिना सेकंड गंवाए? और एक भी सेकंड बिना गंवाए। अब आप सोचेंगे यूसेन बोल्ट के रहते हुए जी बड़ी बात है। कार्ल लुईस के प्रदर्शन पर आप नजर डालेंगे जी। मेरे समय में कार्ल लुईस, जब मैं थोड़ा सा ग्रो हो रहा हूँ, देख रहा हूँ एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड समझना चाह रहा हूँ, तो अकेला एक नाम था कार्ल लुईस। अच्छा, भारत में जहाँ कोई देखता नहीं ना ट्रैक एंड फील्ड, आप बचपन से देख रहे हैं? हमेशा देखता रहा हूँ, बहुत गहरी रुचि रही कि 100 मीटर कौन सबसे तेज, 200 मीटर कौन दौड़ रहा है। लॉन्ग जंप हमारे यहाँ गांव में होते थे, तो हम लोग देखते थे कि अच्छा, अगर गांव के लड़के इतना जंप लगा रहे हैं तो दुनिया में कितनी लगती होगी। तो कार्ल लुईस का मैं बताऊं आपको कि उनकी महानता आप जानना चाहेंगे वो कैसे? अब आप देखिए, 9.90 का रिकॉर्ड था। लेराय बुरेल एक इन्हीं के अमेरिका के धावक थे। ये बता रहा हूँ 1988 के आसपास का रिकॉर्ड। और 88 के सियोल ओलंपिक में, 88 नहीं बल्कि 88 में तोड़ते हैं, 88 में तो बेन जॉनसन ने 100 मीटर दौड़ा और वो पदक उनसे छीन गया। 9.79 में दौड़े थे वो जी, तो पदक छीन कर दे दिया गया। दूसरे नंबर पर कार्ल लुईस थे। कार्ल लुईस ने 1991 जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई जापान में, उसमें उन्होंने 9.16 9 जिसको सामान्य भाषा में 86 कहेंगे, उतने में 100 मीटर दौड़कर दुनिया के धावकों को और खेल पंडितों को हैरान कर दिया। और मजेदार बात है, स्थापित कर हाँ, और लॉन्ग जंप में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। अब गोल्ड मेडल कितना, आज देखिए अभी जो टोक्यो में जो लॉन्ग जंप हुई है जी, इसमें इटली के फुरलानी 20 साल की युवा है, उन्होंने 8.3 मीटर की जंप लगा के गोल्ड जीता है। 8.39 ओनली। यस, गोल्ड, वो गोल्ड मिल रहा है वहां पर। हाँ, और 91 में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कार्ल लुईस ने क्या जंप लगाई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं? 8.87 मीटर। और लगातार 3 जंप उनकी 8.80 के ऊपर की है। यहाँ पर अटेम्प्ट होता है कि एक अच्छा आ जाए, वो लगातार कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 8.39 से 8.87 के बीच कम से कम 1.5 फीट का फासला है। बिल्कुल। तो
इतना महान एथलीट। इसके बाद देखिए 4 लगातार इवेंट 80, 84, 88, 92 इवेंट 96 तक में लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल वही जीते थे। जो मैंने एक आंकड़ा देखा कि 60 महीने तक कार्ल लुइस से लॉन्ग जंप में दुनिया में कोई नहीं जीत पाया, अकेले वही विनर थे। 100 मीटर 200 मीटर पर उनका दबदबा था, 4x100 मीटर पर उनका दबदबा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सदी के महानतम एथलीट कार्ल लुइस हैं। उसेन बोल्ट को देखिए, इसमें दो राय नहीं कि उनसे तेज धावक फिलहाल अभी तक तो नहीं पैदा हुआ और लगता भी नहीं कोई इतनी जल्दी रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन उनकी स्पर्धाएं जो थी 100 मीटर 200 मीटर और 4x100 थी। कार्ल लुइस की लॉन्ग जंप जो थी वो एक्स्ट्रा थी। और ये जो सारी स्पर्धाएं लॉन्ग जंप की स्पर्धा, इनमें थोड़ी सी अलग है। उसमें स्प्रिंट भी चाहिए, तकनीक भी चाहिए और सही टेकऑफ बोर्ड से आपका उछाल चाहिए और सही लैंडिंग चाहिए। मतलब उसमें टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा हैं। टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं, बहुत ही खूबसूरत खेल है लॉन्ग जंप। और उसमें भी मतलब आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं, 200 मीटर दौड़ रहे हैं, आप 400 मीटर रिले दौड़ रहे हैं, फिर आप जंप कर रहे हैं। इसके बाद लंबी कूद में आप जैसे ही कार्ल लुइस आते थे लॉन्ग जंप में, इतनी तालियां बजती थी कि जो स्वर्णिम छलांग है यानी गोल्डन जंप अब आने वाली है। हाँ। और इतना रिदमिक उनका रनवे था, आप देखेंगे कि एक 100 मीटर का फर्राटा धावक जो है वो रनवे पर आ रहा हो और टेकऑफ बोर्ड से उसको उछाल लेनी हो। और आज भारत के जंपर और एशिया महाद्वीप के भी जंपर 8 मीटर 8.5 8.10 में संघर्ष करते नजर आते। उनकी पहली ही जंप 8.60 के ऊपर होती थी। कितना बड़ा अंतर आप देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। आज अमेरिका के ही जंपर उनके प्रदर्शन के आसपास नहीं है। तो वो जो स्तर उन्होंने अपना बार सेट किया उसको भी नहीं छुपा रहे, उसको बहुत दूर है, बहुत दूर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय एथलीट्स की। जी। एक नाम जैसे अनिमेश का, हाँ, बहुत अच्छे अनिमेश कुजूर का नाम आता है। ये एक भारत के भावी एक हमारे एथलीट हैं जो शायद बहुत पोटेंशियल रखते हैं, तो थोड़ा तराशने की जरूरत है। हाँ। आप कैसे देखते हैं कि जो अनिमेश का भविष्य है वो कैसा है? मैं अनिमेश के दौड़ में एक संभावना देखता हूँ। अनिमेश की जो एक तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी थोड़ी बोल्ट से मिलते जुलती है। जी जी जी। और बहुत शारीरिक ढांचा बहुत अच्छा है अनिमेश का, उनकी मनोदशा बहुत अच्छी है जी। और भारत में कोई भी फर्राटा धावक यानी 100 मीटर 10.16 में दौड़ जाए, इसको हम चमत्कार ही कहेंगे जी। लेकिन अब विश्व परिदृश्य में आप तुलना करेंगे तो इसका मतलब है कि अमेरिका से हम 100 साल पीछे दौड़ रहे हैं, तो हम तो 10 सेकंड के नीचे अभी तो नहीं जा रहे हैं। जी ठीक है। क्योंकि जो बर्लिन ओलंपिक 1936 में जेसी वंश दौड़े थे वो आज अनिमेश कुजूर दौड़ रहे हैं। पर क्योंकि तकनीक और जो टेक्नोलॉजी है वो तो बढ़ चुकी है, तो क्या हम उसको ऐप को थोड़ा कम नहीं कर सकते आने वाले कुछ समय? ये देखिए, हमको क्या करना है, भारतीय एथलीटों को अगर फर्राटा दौड़ में पदक जीतना है तो सबसे पहले इन्हें साउथ एशियन गेम, जो सबसे इनका पास का इवेंट है और जो जिसमें इतना कंपटीशन है, इसमें श्रीलंकाई वगैरह होते हैं और उनके भी एथलीट बड़े अच्छे होते हैं। श्रीलंका के भी फर्राटा धावकों से आप निकल नहीं सकते जी। इसके बाद एशियाड, जिसमें आपके ये खाड़ी देशों के स्प्रिंटर्स बहुत अच्छे आते हैं, इनसे चीन जापान के लोग तो है ही हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो यहाँ भी आसान नहीं है। अनिमेश कुजूर को पहले फोकस करना पड़ेगा साउथ एशियन गेम पर, या इनकी तरह कोई भी भारत का नया फर्राटा धावक निकल रहा हो, और उसके बाद एशियाड पर और कॉमनवेल्थ गेम्स पर। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जमैका के स्प्रिंटर्स आते हैं। जी जी जी। उसमें टफ कंपटीशन। हाँ, उनकी जो सेकंड लाइनर है ना वो भी इनसे भारी है। तो लेकिन सीखना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, मतलब पहले आप सेकंड लाइनर से आप पार पाइए, आप सीधे आप सोचे बोल्ट, नो लाइल्स और जैकब और आप शिवली के बराबर नहीं जा सकते। जी 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 जी। ये देखना होगा। लेकिन हाँ, बढ़ने के तरीके यही हैं। भारत को कोशिश ही करनी चाहिए कि 10 सेकंड के आसपास 100 मीटर को अनिमेश कुजूर खींच कर लाएं। इसके लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लें, अलग अलग महाद्वीपों में जाकर ट्रेनिंग लें, हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग लें, बहुत अच्छे कोचेज हों, और अपनी एक्सप्लोसिव एनर्जी को कैसे अपने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है ये सीखना होगा। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो हुई अनिमेश के लिए बात। अगर भारत का कोई युवा जो एथलीट बनने का सपना देखता हो, उसके लिए मतलब चाहे वो सरकार या खेल के जो हमारे एसोसिएशन है, स्पोर्ट एसोसिएशन, या उसके जो पर्सनल स्तर पर किस तरीके से उसको शुरुआत करनी चाहिए और सरकार को किस तरीके से उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि टैलेंट की तो कमी नहीं है, कोई तराशा नहीं जा रहा है। होना ये चाहिए कि स्कूल के स्तर पर जी, जहाँ बच्चा पढ़ने जाता है, अगर सतर्क दृष्टि वाला अध्यापक है तो बच्चे में छिपी सारी प्रतिभाओं को देख सकता है। जी। बहुत सारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल से अमेरिका के बहुत धावक निकले, उनको स्कूल से जब देखा गया कि वो तो अपने ग्राउंड में अपने किसी साथी को दौड़ाने में इतना तेज दौड़ रहे हैं तो उनके लगे इनके पैरों में तो बिजली है। ऐसे ही भारत में भी देखें कि बहुत सारे बच्चे स्प्रिंट में अच्छे हो सकते हैं, जंप में अच्छे हो सकते हैं, थ्रो में अच्छे हो सकते हैं, या उनका रुझान एथलेटिक्स में बहुत गहरा हो सकता है। आप उनको शुरू से ही तरासें। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत के एथलीट
भाई मिल्खा सिंह भी तो थे 1960 ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से से पदक जीतने से चुके, या पीटी उषा ने भी इस प्रदर्शन को दोहराया। असंभव तो नहीं है। 400 मीटर से हम अपना टारगेट रखें, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, जो मध्यम दूरी है उस पर हमारे धावकों से हमें उम्मीद है कि 10 साल बहुत अच्छी मेहनत करें और विश्व स्तरीय ट्रेनिंग लें तो हम पदक के बहुत करीब जा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि स्कूल से हम बच्चों को तराशें, तो कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया है कि वो जो 1 घंटा जो पीटीआई जो हमारे टीचर का होता है स्पोर्ट्स होता का, था पहले, सही उसको बात। थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए और बच्चों को केवल ये ना, अब मान लीजिए बच्चा अच्छा होता है, कोई भागने में बहुत अच्छा है, पर उसको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। टीचर तो प्ले ग्राउंड ही नहीं है। प्ले ग्राउंड है तो पता लगा कि जो शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के शिक्षक ही नहीं है। तो सवाल ये है ना कि जब आप बच्चा 14-15 साल का हो चुका होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मांसपेशियां इस ढंग से अपना आकार ले चुकी होती हैं कि उनको मनचाहे खेल में आप बहुत बदल नहीं सकते। आपको उनको अर्ली एज से अर्ली एज से उसको तराशना, और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी जा रही होती है या एक स्टिफनेस आ रहा होता है। तो कुल मिला के ये देखिए, भारत को जो ट्रैक एंड फील्ड में करना है वो ये करना है कि एशियाड लेवल पर हमारे एथलीट अच्छा करते हैं स्प्रिंट में, लेकिन हम वहाँ कहीं नहीं हैं। हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा है लॉन्ग जंप में, और इसकी भी बहुत बड़ी वजह रही अंजू भाभी जॉर्ज। अंजू भाभी जॉर्ज का बहुत बड़ा योगदान है जी। जब वो पहला वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जीतती हैं, उनके बाद से देखिए आज लड़कियां जैसे शैली सिंह वगैरह हैं 6.5 मीटर के ऊपर जंप करती हैं, वर्ल्ड क्लास जंप है। जी जी जी। उसका असर हुआ। नीरज चोपड़ा जब आए, उन्होंने मेडल जीत के दिया, तो आप देखिए आज सचिन यादव और रोहित यादव जैसे बहुत सारे लड़के आए, उनका असर हुआ। बिल्कुल। अन्नू रानी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है, उनके पीछे भी देखिए जेवलिन में फीमेल्स आ रही हैं अच्छी। अब जो नई चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ मेल लॉन्ग जंपर्स में। एक समय ऐसा था कि भारत में, मुझे याद आ रहा है 1974 में तेहरान एशियाई खेलों में भारत के एक थे टीसी योहानन, लॉन्ग जंपर थे जी। ये पहले एशियन थे जिन्होंने 8 मीटर की छलांग लगाई थी। 8.07 मीटर कूद कर इन्होंने स्वर्ण पदक लिया था 74 में तेहरान में, 1974। हाँ। और उनका रिकॉर्ड भारत में जाके टूटा, जो मुझे अगर सही याद आ रहा 2004 में अमृतपाल ने तोड़ा था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8.808 मीटर के साथ। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, आज हमारे पास देश में 3 लड़के ऐसे हैं, श्रीशंकर, मुरली श्रीशंकर, जिनकी सबसेट जंप है 8.40, और ये 8.40 मीटर का अगर जंप दुनिया के किसी भी स्पर्धा में आप लगा दें पदक के काबिल है। ओलंपिक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कहीं भी लगा दें। यही देखिए जो गोल्ड मेडल गया है जापान में 8.39 पे गया है, ब्रॉन्ज जो गया है 8.3 यहाँ आ सकता था। ऐसे जस्मिन मिल्टन एक लड़का है, उनकी भी बहुत सारी जंप 8.40 के इर्द गिर्द गई हैं, लेकिन इन दिनों फॉर्म में नहीं है। शहनवाज एक न्यू कमर बहुत अच्छा जंपर आ रहा है जी। तो इस नर्सरी को भी बहुत अच्छे से तराशने की आवश्यकता है। सही ट्रेनिंग दें, अच्छी मनोदशा दें, और सरकार उनके साथ खड़ी भी है, बहुत अच्छा उनके साथ एक वातावरण भी दिया जा रहा है। दुनिया में जहाँ चाह रहे हैं वहाँ जाके प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो मुझे उम्मीद है कि ट्रैक एंड फील्ड में भी भारत बहुत अच्छा कर पाएगा। ठीक है सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और अपना जो एक इतना डीप एनालिसिस था वो हमको बताया और हमारे दर्शकों को बताया। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।